तो आइए देखिए, नेक्स्ट नेम रिएक्शन है डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से या किसी भी कार्बोक्सिल ग्रुप से एलिमिनेशन ऑफ CO2 का निकलना ही डिकार्बोक्सिलेशन होता है। तो ये रिएक्शन ही लिखा हुआ है, ये डिफिनीशन लिखी है कि अगर हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 गैस को निकाल दें तो ये रिएक्शन डिकार्बोक्सिलेशन कराएगी और CO2 निकलने के बाद आपको वन लेस कार्बन का, एक कम कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि जब CO2 निकल जाएगी तो एक कार्बन CO2 का कम हो जाएगा। मानिंग रिएक्शन का इस्तेमाल भी हम सीरीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए करते हैं। मतलब अगर हमें किसी भी कन्वर्जन में दिए गए मॉलिक्यूल में कार्बन कंटेंट घटाना है, डिक्रीज़ करना है, तो अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, डिकार्बोक्सिलेशन के लिए दो रिएक्शन ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। दो तरह का डिकार्बोक्सिलेशन होता है। पहला होता है बाय यूज़ ऑफ सोडा लाइम, जिसमें हम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें NaOH है सोडा और CO है लाइम। और दूसरा है ओनली बाय हीटिंग, हम केवल गर्म कर करके डिकार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं। तो जहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ डिकार्बोक्सिलेशन केवल हीटिंग से हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्टिविटी कम होगी या जो नॉर्मल एसिड्स होंगे वहाँ पर हमें सोडा लाइम के साथ गर्म करना पड़ेगा। माने केवल हीटिंग से काम नहीं चलेगा, हमको सोडा लाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम दोनों रिएक्शंस को अलग अलग पढ़ेंगे कि सोडा लाइम के साथ क्या रिएक्शन होती है और कब ओनली हीटिंग से ही डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। तो हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। अब आइए हीटिंग विद सोडा लाइम के बारे में थोड़ा हम लोग बात करें। देखिए, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट को या स्वयं कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम गर्म करते हैं सोडा लाइम के साथ में, तो यहाँ से ये CO2 गैस एलिमिनेट करता है, ठीक है, और CO2 एलिमिनेट करने के बाद वन लेस कार्बन का हाइड्रोकार्बन जनरेट करता है। जैसे यहाँ CO2 निकल गया, इसको H+ मिल जाएगा और बन जाएगा मीथेन। सेम प्रॉपर्टी इसकी भी होगी, और यहाँ से अगर ये लेंगे तो Na2CO3 निकल जाएगा। सेम प्रॉपर्टी इसकी भी होगी, यहाँ पर भी आपको मीथेन मिलेगा। मतलब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट हो, सोडियम साल्ट हो या स्वयं कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अगर उसको हम सोडा लाइम से गर्म कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगी और रिएक्शन एग्जाम्पल होगी डिकार्बोक्सिलेशन का। थोड़ा सा मैग्नीशियम की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पर मैग्नीशियम अगर हमको थोड़ा समझ में आएगी तो हमें वो चीज़ें करने में आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, जो भी हमने सोडियम साल्ट लिया हुआ है उस सोडियम साल्ट पर जो बेस है, बेस कौन है इसमें, NaOH। तो NaOH से मिलने वाले जो OH आयन होंगे वो इस पर अटैक करेंगे, ठीक है। उन OH आयनों का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बोक्सिलेट ग्रुप पर। कैसे होगा, सबसे पहले आप ये पाई बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे। पाई बॉन्ड ब्रेक करने से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर हाइड्रोक्सिल आयन आकर के अटैच हो जाएंगे और एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर जनरेट करेंगे, ठीक है। CH3CO, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड हो गया और O पर आ गया माइनस चार्ज, और ONA यहाँ पहले से लगा हुआ था और यहाँ पर आ गया साथ में इसका OH। इसके बाद ये क्या होगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ शिफ्ट होंगे और साथ साथ ये मेथिल इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा तो बनाएगा मेथिल कार्बन आयन, ठीक है, और इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और इसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और हमको ये मिलेगा। और ये जो कंपाउंड जो बना है एक्चुअली ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना है। देखिए अगर आप थोड़ा सा, अगर इसका स्ट्रक्चर आप पूरा पढ़ें तो देखिए पढ़िए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको इस रिएक्शन में मेथिल कार्बन आयन मिलेगा और मेथिल कार्बन आयन के साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। अब ये जो मेथिल कार्बन आयन है, ये मेथिल कार्बन आयन इसी सोडियम बाइकार्बोनेट के जो बाइकार्बोनेट आयन का जो H+ आयन है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर हम यहाँ से H+ आयन इसको X को हम दे दें तो ये बन जाएगा CH4 मीथेन और यहाँ से निकल जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो हम लोग अब इसका अगला स्टेप हम आगे लिख रहे हैं। देखिए, अभी पीछे हमने देखा कि हमने मेथिल कार्बोनेट बनाया था, साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा था। तो अगले स्टेप पर क्या हुआ कि जो मेथिल कार्बन आयन है वो अभिक्रिया में बने हुए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के बाइकार्बोनेट आयन के H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा
और H+ आयन को एक्सेप्ट करके प्रोडक्ट मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से निकला जाएगा कार्बोनेट आयन, जो सोल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में दिखाया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल की बात करें, सिंपल एग्जाम्पल की बात करें। जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड है और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडा लाइम से और पूछ रहा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस प्रोडक्ट के बनने में देखिए हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उन क्वेश्चन में हमको आवश्यकता पड़ेगी कि जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में CO2 निकलने के बाद जो एल्किल ग्रुप है जो कन्वर्ट होता है कार्बन आयन में, अगर पूछा जाए इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा तो आप बोलेंगे इसका इंटरमीडिएट बनेगा एथिल कार्बन आयन, क्योंकि CO2 निकलने के बाद यहाँ पर आता है नेगेटिव चार्ज। ये जो H+ आयन एक्सेप्ट करता है वो OH से H+ आयन एक्सेप्ट करता है और ये बनेगा एथेन। वैसे ही सोडियम बेंजोएट को गर्म किया जाए सोडा लाइम के साथ और पूछा जाए प्रोडक्ट क्या बन रहा है तो आप यहाँ से CO2 निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ CO2 निकलने के बाद जो वैकेंसी आएगी उसको H+ आयन कहाँ से मिलेंगे, H+ आयन मिलेंगे NaOH से, NaOH के OH ग्रुप से मिलेंगे। वो कैसे बनते हैं वो मैंने आपको मैक्सिमम बताया, क्योंकि जो OH आयन है फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट में, और जो फाइनली H+ आयन कार्बन को डोनेट करता है। इसी पॉइंट पर बेस एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पूछ रहा है इसका प्रोडक्ट बताइए, ठीक है। यहाँ पर सोडियम आइसोब्यूटारेट लिया गया है और साथ में जो बेस लिया गया है वो NaOH नहीं बल्कि NaOD है। इसमें हाइड्रोजन जो है वो हैवी हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है। अगर आपको ये बात ध्यान है कि इस रिएक्शन में जिस कार्बन के संग कार्बोक्सिलेट ग्रुप जुड़ा होता है वो फाइनली कार्बन आयन में कन्वर्ट होता है और ये कार्बन आयन लिए गए NaOH में जो हाइड्रोजन है उसको एक्सेप्ट करके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो हैवी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम यहाँ कंबाइन करेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CHD CH3, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जहाँ पर आपसे डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्टिविटी पूछते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए। अब आइए कुछ क्वेश्चंस की बात करें जहाँ पर आपसे रिएक्टिविटी और पूछता है डिकार्बोक्सिलेशन का। अगर आपने पीछे मैकेनिज्म को समझ लिया है तो आप हमें लगता है आसानी समझ पाएंगे इस बात को। भक्तजनों, मैंने एक बात भी बताई थी आपको कि डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जब सोडा लाइम के साथ हीटिंग इफेक्ट से की जाती है तो उस केस में इसका जो इंटरमीडिएट है वो कार्बन आयन बनता है और कार्बन आयन हमेशा अल्फा कार्बन पर बनता है। अल्फा कार्बन मतलब वो कार्बन जिसके साथ कार्बोक्सिल डायरेक्टली जुड़ा होता है। तो अगर हम इन सभी कंपाउंड्स के कार्बन आयन अगर हम निकाल पाएँ और उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर पाएँ तो रिएक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो रिएक्टिविटी है, एक्चुअली जो यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा उसको ही बात ये समझ सकते हैं। जो रिएक्टिविटी है इन डिकार्बोक्सिलेशन वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के डायरेक्टली होगी और आपको मालूम है कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली होती है -I -R, ठीक है, और -R और -I इफेक्ट के या कॉन्जुगेशन के रेजोनेंस के भी डायरेक्टली होती है। चलिए उसी बात को हम यहाँ समझेंगे। तो यहाँ देखिए कार्बन आयन जो बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगी, बनेगा मेथिल कार्बन आयन। यहाँ बनेगा एथिल कार्बन आयन, यहाँ से CO2 निकल जाएगी। यहाँ बनेगा आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन, यहाँ से CO2 निकल जाएगी। और आप खुद बताइए कि यहाँ से वहाँ तक जाने पर जो कार्बन आयन बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी घट रही है कि बढ़ रही है, तो आप कहेंगे इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है, क्योंकि मेथिल कार्बन आयन में कोई +I इफेक्ट नहीं है। ये तो ग्रुप निकल जाएगा यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कोई +I नहीं। जबकि एथिल कार्बन आयन में अगर आप देखें तो एथिल कार्बन आयन को आप लिख सकते हैं CH3 CH2- और यहाँ इस मेथिल का +I इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पर 2 मेथिल के +I इफेक्ट लग रहे हैं और +I इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन घटेगी और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अगर घटेगी तो रिएक्टिविटी भी घटेगी। इसका मतलब दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन डिकार्बोक्सिलेशन। अब आइए अगले वाले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आप कार्बन आयन बनाएं तो यहाँ देखिए कार्बन आयन बनेगा, यहाँ से ये कार्बोक्सिल निकल जाएगा। यहाँ पर विनाइल कार्बन आयन बनेगा, यहाँ से कार्बोक्सिल निकल जाएगा और यहाँ पर ये निकलने के बाद एस्टेलाइट कार्बन आयन बनेगा। और आपको मालूम है कि जैसे जैसे कार्बन में
हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है और एस कैरेक्टर बढ़ता है, वैसे वैसे कार्बन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। यहाँ पर सबसे अधिक एस कैरेक्टर जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पर होगा और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इस कारण से मोस्ट स्टेबल कार्बन ये बनेगा, उससे कम स्टेबल कार्बन ये बनेगा, सबसे कम स्टेबल कार्बन ये बनेगा और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन बढ़ेगी तो रेट इन डिकार्बोक्सिलेशन भी बढ़ेगा। यहाँ पर आइए, ये ग्रुप निकालने के बाद यहाँ पर बनेगा कार्बन आयन, यहाँ पर बनेगा कार्बन आयन, इसको निकालने के बाद यहाँ बनेगा कार्बन आयन। ठीक, यहाँ पर इसके पास रिंग के पास कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं है, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन को छोड़ करके रिंग के अंदर और कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि यहाँ पर नाइट्रो का -R वर्क कर रहा है। यहाँ दो नाइट्रो के -R, आप -I भी ले सकते हैं, दोनों के -R भी लगेंगे और -I भी लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी -R और -I लगेगा। तो अब देखिए, यहाँ से वहाँ तक जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट इंक्रीज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट इंक्रीज़ करने के साथ बनने वाले कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी इन डिकार्बोक्सिलेशन भी बढ़ेगी। अब आइए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, और बहुत समझदार लोग इसको गलत कर देते हैं। अगर आपको रिएक्शन मेकैनिज्म की याद हो, मैंने आपको जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बताया था, वहाँ पर एक स्पेशल केस था कि अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास दो तरह के कार्बन आयन हैं, एक हमारे पास है Cl CH2- और एक है FCH2-, और पूछा जाए इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप कहते हैं Cl CH2- ज़्यादा स्टेबल है FCH2- से। कुछ लोग कहेंगे भैया फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, तो फ्लोरीन का -I इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो फ्लोरीन के केस में स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात सही है आपकी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका -I इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है क्लोरीन से, लेकिन यहाँ पर केस एक्चुअली लग रहा है बैक बॉन्डिंग का। यहाँ क्लोरीन के पास जो वैकेंट डी सबसेल्स होंगी, इन वैकेंट डी सबसेल पर बैक बॉन्डिंग वर्क करेगी, और बैक बॉन्डिंग कारण ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन जो है उसमें डीलोकलाइज हो जाएंगे, और जब डीलोकलाइज हो जाएंगे तो इस कार्बन की स्टेबिलिटी को एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई चांस नहीं है, कोई वैकेंट डी सबसेल नहीं है जो इन इलेक्ट्रॉनों को डीलोकलाइज कर सके, इस कारण से इस आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इससे। तो अगर इसमें रिएक्टिव ऑर्डर पूछा जाए कि रिएक्टिव ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे कम रिएक्टिविटी होगी, अगर इसको नंबरिंग कर दें हम लोग, यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो सबसे कम रिएक्टिविटी होगी सेकंड की, सेकंड से अधिक होगी फर्स्ट की, और उसके बाद क्लोरीन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे -I इफेक्ट भी बढ़ रहा है, डीलोकलाइजेशन के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। सबसे कम सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपसे कई सारे एसिड दिए जाएं और आपसे रिएक्टिविटी पूछी जाए डिकार्बोक्सिलेशन में, तो आप हमेशा कार्बन आयन बना करके अल्फा कार्बन पर, और आप उस पर -R -I इफेक्ट या रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन की सहायता से स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक टाइप क्वेश्चन और समझिएगा, एक या दो टाइप क्वेश्चन और समझिएगा, दोनों का एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। अगर कोई आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाए और उसका डिकार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट पूछा जाए सोडा लाइम के साथ में, और आप देख रहे हों कि उसका अल्फा कार्बन कायरल है, ठीक है, और अल्फा कार्बन कायरल है, और साथ साथ जब जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कायरल हो, यानी आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन जो प्रोडक्ट जनरेट हो वो भी कायरल हो, तो निश्चित तौर पर जो प्रोडक्ट है वो रैसमिक फॉर्म में पाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसका देखिए, यहाँ पर ये कार्बन कायरल है, ये चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हैं, फेनिल लगा है, मेथिल लगा है, ड्यूटेरियम लगा है और कार्बोक्सिल लगा है। ठीक है, ये एक अल्फा कार्बन कायरल है, और अगर जब इसका हम डिकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो जब यहाँ से CO2 निकल जाएगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कायरल होगा, और प्रोडक्ट को आप लिखेंगे इस प्रकार से, प्रोडक्ट लिखेंगे आप C6H5CH3DH, और ये भी कायरल होगा। तो अगर हमारे पास जो कंपाउंड है कायरल है, आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट भी कायरल बन रहा है, तो हमेशा ये रैसमिक फॉर्म होगा, Dl+ रैसमिक मिक्सचर। ठीक है, ये बताओ, ध्यान रखिएगा। अगर एक लॉन्ग कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कई सारे कार्बन्स हैं,
और उनकी टर्मिनल पोजीशन पर हैलोजन अटैच्ड है, ठीक है, तो आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन साइक्लिक प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है। कैसे? यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा और आपको मालूम है कि जहाँ से कार्बोक्सिल निकलता है वो कार्बन अल्फा होता है और अल्फा कार्बन कन्वर्ट होता है कार्बोनाइन के फॉर्म में, तो यहाँ कार्बोनाइन जनरेट हो जाएगा। यहाँ से ब्रोमाइड निकल जाएगा, यहाँ पर कैटायन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये अल्फा कार्बन का जो कार्बोनाइन का कार्बन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे करके इसके संग एक रिंग फॉर्म करेगा और रिंग बनेगा 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर लीगे एसिड्स में कायरल कार्बन है और आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट भी कायरल बन रहा है तो हमेशा प्रोडक्ट जो है वो रैस्मिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसमें आधे मालिक्यूल डेक्स्ट्रो में आधे मालिक्यूल लीवो में रहेंगे। अगर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और उनके टर्मिनल पोजीशन पर हैलोजन अटैच्ड है तो आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है, जैसा मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम उस केस की बात करेंगे जिसमें डिकार्बोक्सिलेशन केवल हीटिंग से हो जाता है, ओनली बाय हीटिंग, ठीक है। हम लोग बात करते हैं, देखिए कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में केवल हीटिंग इफेक्ट से ही, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होगी, 100 से कम टेम्परेचर पर ही बिना सोडा लाइम का प्रयोग किए डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो कौन से ऐसे एसिड्स होंगे जिनकी रिएक्टिविटी नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड से डिकार्बोक्सिलेशन में ज़्यादा होगी? तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड CH2 COH, वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बहुत सेंसिटिव होंगे डिकार्बोक्सिलेशन के लिए, और ज़रा सा गर्म करने पर, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर भी टेम्परेचर हो जाएगा तो उनमें कार्बोक्सिल का डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो ये समझिए यहाँ पर जिन कार्बोक्सिलिक एसिड में बीटा पोजीशन पर अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, क्या बोला, बीटा पोजीशन पर, देखिए अल्फा तो पोजीशन वो होगी जिससे कार्बोक्सिल लगा होगा, उसकी नेक्स्ट पोजीशन बीटा होगी, और बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड अटैच्ड है तो ऐसे एसिड्स बहुत सेंसिटिव होंगे डिकार्बोक्सिलेशन के लिए और बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में उनका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। जैसे कुछ ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं आपसे, जैसे अगर किसी कंपाउंड की बीटा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, या बीटा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड C ग्रुप हो, या बीटा पोजीशन पर N डबल बॉन्ड N ग्रुप हो, N डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, या और भी कई कंडीशंस होती हैं, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N माने साइनो ग्रुप भी है, वो भी काम करता है, ठीक है। नाइट्रो है N डबल बॉन्ड O कॉर्ड, वो भी काम करता है। तो आप जितना डिटेल मत जाइए, इतना याद रखिएगा, खासकर ये दो केस इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ जो IT मेंस में भी पूछे गए हैं और एम्स ने भी पूछा है इनको, C डबल बॉन्ड O या C डबल बॉन्ड C। एक केस और बढ़ा लें N डबल बॉन्ड O। इन सब का तरीका एक ही होगा रिएक्शन करने का। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे जितने भी बीटा कीटो एसिड्स होंगे, बीटा कीटो एसिड्स में देखिए आप बीटा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसका मतलब ये रिएक्टिव है किसके लिए, हाईली रिएक्टिव है डिकार्बोक्सिलेशन के लिए, ठीक है। जैसे मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड में CH2 मतलब जो सेंट्रल कार्बन होता है उसके साथ दोनों तरफ कार्बोक्सिल लगे होते हैं, COOH और COOH। यहाँ पर ये कंडीशन दोनों तरफ सेटिस्फाइड हो रही है, ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा पोजीशन हुई और बीटा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। चाहे आप लेफ्ट साइड ले लें, यहाँ भी ये बीटा पोजीशन है अल्फा के बगल वाला और इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये इस कंडीशन में आएगा। या जितने भी बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे वो भी इस कंडीशन में आएंगे। देखिए इस एसिड में ये कार्बोक्सिल है, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा है और बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड अटैच्ड है, मानी ये ग्रुपिंग पाई जा रही है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। तो जिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बीटा पोजीशन पर अनसैचुरेशन होगा, बीटा कार्बन पर असंतृप्तता होगी, दे आर हाईली रिएक्टिव, हाईली सेंसिटिव फॉर डिकार्बोक्सिलेशन, और वो आसानी से नॉर्मल कंडीशंस में डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अंतर है इनकी मैकेनिज्म में, वो थोड़ा सा एक बात करेंगे। क्वेश्चन IT ने पूछा था, दूसरे एग्जाम ने पूछा है। देखिए जब C डबल बॉन्ड O या N डबल बॉन्ड O का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो रिएक्शन का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, और जब C डबल बॉन्ड C माने एल्कीन बॉन्ड होगा तो रिएक्शन तरीका थोड़ा सा अलग होगा। इसमें
अगर ये केस होगा तो इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें पूछ रहा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वहाँ पर प्रोडक्ट बॉन्ड की शिफ्टिंग से बनाया जाएगा और उसका आंसर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग दोनों की बात करेंगे कि जब कंपाउंड में ये स्ट्रक्चर पाए जाएं तो डिकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है। तो पहले आपकी हम बात करते हैं बीटा कीटो एसिड्स की, फिर बात करते हैं मेलोनिक एसिड की जिसमें ये ग्रुप दोनों में पाया जा रहा है C+O, और फिर बात करेंगे बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में C ग्रुप है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल इसमें सॉल्व करते हैं बीटा कीटो एसिड का, उसकी मैकेनिज्म के साथ। देखिए हमारे पास बीटा कीटो एसिड, अभी मैंने बताया था आपसे कि ये पोजीशन अल्फ़ा है और ये पोजीशन बीटा है, और बीटा पोजीशन पर अगर C+O ग्रुप है, C ग्रुप है, N+O ग्रुप है, तो उस केस में डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है और डिकार्बोक्सिलेशन बहुत आसानी से होता है। ठीक है, जैसे यहाँ से CO2 निकल जाएगा, ये H इसको मिल गया और ये बन गया CH3COCH3 माने एसीटोन प्रोडक्ट। अब ये कैसे हो रहा है जरा इसको देखिएगा, बात को समझिएगा। ऐसे मैकेनिज्म की इतनी आवश्यकता नहीं फिर भी, लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि इसके आगे जो क्वेश्चन होंगे जिसमें C ग्रुप होगा वहाँ पर थोड़ा मैकेनिज्म की आवश्यकता पड़ेगी। बिना उसकी जानकारी के आप प्रोडक्ट तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हमको यहाँ से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इस बात की। ठीक है, देखो ये एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक मैकेनिज्म है जिसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसको मैंने शो नहीं किया, उसकी आवश्यकता नहीं है। वो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद जो है फाइनल इनॉलिक फॉर्म बनता है और प्रोडक्ट बनता है। एक बात ध्यान रखिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में कहता है कि ज़्यादातर जो रिएक्शन केवल हीटिंग इफेक्ट से होती हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो रिएक्शन हीटिंग इफेक्ट से होती हैं वो हमेशा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करती हैं। देखिए जरा, हम इसको यहाँ पर इस तरह अरेंज कर रहे हैं। ये देखिए CH3 है, फिर C+O है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 है, फिर C+O और फिर C+O के साथ फिर ये OH है तो O सिंगल बॉन्ड H। सबसे पहले इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा जिससे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा C+O। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगी CO2 गैस। इस जगह से आप CO2 गैस को निकाल सकते हैं, यहाँ CO2 निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये इसको चूँकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग से, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होते हैं और ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता है किसको, यहाँ से निकलने वाले प्रोटॉन को, माने H+ आयन को। माने फाइनली इलेक्ट्रॉन H+ आयन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये H+ आयन इस O पर आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये स्ट्रक्चर लिखा और साथ में क्या निकल गई, यहाँ से CO2 गैस निकल गई। ये जो कंपाउंड आया ये इनॉलिक फॉर्म है या इनॉल फॉर्म है, और आपको मालूम है कि इनॉल फॉर्म आसानी से टाटोमराइज हो जाते हैं कीटो फॉर्म में अगर इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कम है। तो ये इनॉल फॉर्म कम स्टेबल है क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी की कोई कंडीशन लागू नहीं हो रही है, तो ये आसानी से अपने कीटो फॉर्म में टाटोमराइज हो जाएगा, जिससे ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा C+O और यहाँ का जो H है वो इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर CH2 पे शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2 से CH3 और ये बन जाएगा CH3COCH3 एसीटोन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि जब बीटा पोजीशन पर C+O ग्रुप होता है तो एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की मैकेनिज्म फॉलो होती है और ये कन्वर्ट होता है इनॉलिक फॉर्म में और इनॉलिक फॉर्म टाटोमराइज हो जाता है कीटो फॉर्म में और CO2 गैस निकल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल है मेलोनिक एसिड का। मैंने बताया था अभी आपको उसमें कि मेलोनिक एसिड में भी बीटा पोजीशन पर C+O ग्रुप पाया जाता है। चलिए हम लोग उसको देखते हैं कि वहाँ पर रिएक्शन कैसे हो रही है। अब देखिए बीटा कीटो एसिड की तरह ये केस भी है, इसमें भी बीटा पोजीशन पर C+O ग्रुप है और ख़ास बात है दोनों तरफ है, अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था। तो जब आप मेलोनिक एसिड को गर्म करेंगे तो चूँकि इसमें ये अल्फ़ा पोजीशन है, इसके बगल वाला ये बीटा कार्बन यहाँ CO ग्रुप है, ये बगल वाला बीटा कार्बन यहाँ भी CO ग्रुप है। ठीक है, तो उस केस में आसानी CO2 निकलेगा। और जब भी बीटा पोजीशन पर C+O ग्रुप होता है, कार्बन ग्रुप की तरह स्ट्रक्चर होता है, तो उस केस में 6 मेंबर्ड साइक्लिक मैकेनिज्म फॉलो होती है।
बिल्कुल उसी की तरह होगी जैसे भी हमने पहले केस में बीटा कीटो एसिड में किया था। देखो ये पहला कार्बोक्सिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, फिर उसके बाद CH2 है, उसके बाद फिर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। सेम पैटर्न फॉलो होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस की ओर शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से H+ आयन निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से निकल जाएगी CO2। इतने पार्ट से CO2 गैस निकल जाएगी। और जब ये पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट होंगे H+ आयन की ओर, तो H+ आयन यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा OH। तो देखिए उस ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है उसमें क्या स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। यहाँ है C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ भी हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड OH, ठीक। यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH2, इलेक्ट्रॉन मिले C डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ से CO2 निकल गई। तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये CO2, ठीक। अब ये जो फॉर्म आया ये इनॉलिक फॉर्म है, ठीक है। और इनॉलिक फॉर्म आसानी से टाटोमराइज होता है किसमें, कीटो फॉर्म में। लेकिन इसका जो इनॉलिक फॉर्म जो कीटो फॉर्म बने वो कीटो फॉर्म नहीं होगा बल्कि कार्बोक्सिल ग्रुप का फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ एक OH और लगा है। तो देखिए ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक। और एक OH का जो H है वो CH2 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये CH2 से हो जाएगा CH3, यहाँ बचेगा O और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड। तो ये बन जाएगा, यहाँ से पढ़िए इसको, यहाँ से पढ़िए इसको, CH3, H यहाँ मिल गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH माने एसिटिक एसिड। तो भी आपने देखा कि अगर बीटा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप का स्ट्रक्चर है तो हम मैकेनिज्म जो फॉलो करते हैं वो साइक्लिक मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है। और उस केस में इनॉलिक फॉर्म बनता है और इनॉलिक फॉर्म टाटोमराइज हो जाता है अपने करस्पॉन्डिंग कीटो फॉर्म में, ठीक है। अब हम एक केस की बात और करेंगे जिसमें बीटा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड C ग्रुप होगा, और जब C डबल बॉन्ड C ग्रुप होगा तो वहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन के दौरान पाई बॉन्ड की पोजीशन में चेंज आएगा, ठीक है। तो ये होता है शिफ्टिंग इन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिसमें बीटा पोजीशन पर एल्कीन बॉन्ड है, माने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। और मैंने आपसे बताया था अभी कि जिन कार्बोक्सिलिक एसिड में बीटा पोजीशन पे एल्कीन बॉन्ड होगा वहाँ डिकार्बोक्सिलेशन डबल बॉन्ड की पोजीशन की शिफ्टिंग के साथ होगा, मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर देगा। ये बात समझ में आया, इसलिए मैंने जो अल्फ़ा कार्बन है उसको हमने कार्बन 14 लिया हुआ है, रेडियो एक्टिव कार्बन माना हुआ है। और हम देखेंगे कि जब प्रोडक्ट बनेगा तो डबल बॉन्ड कैसे शिफ्ट होता है और क्यों शिफ्ट होता है। देखिए जब रिएक्शन होगी तो जब हीट करेंगे तो फाइनली यहाँ से तो CO2 निकल जाता है हमेशा, ठीक। जब CO2 यहाँ से निकल जाएगा तो प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आएगा, सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। मैंने देखिए अभी जो कार्बन 14 वाला कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड उसके नेक्स्ट कार्बन के साथ है। लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा तो डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को यहाँ से छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये H वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, माने डबल बॉन्ड कार्बन 14 के साथ आ जाएगा जैसा हमने प्रोडक्ट में इसको शो किया है। तो ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है इसको जरा समझें हम लोग। देखिए इस स्ट्रक्चर को मैंने इस प्रकार से अरेंज करके लिखा हुआ है, मैंने बताया था सभी साइक्लिक मैकेनिज्म्स होती हैं, ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिस्टेट बनती है। तो देखिए यहाँ से पढ़िए इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 ये 14 वाला, फिर C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH। पहले की तरह यहाँ से हमको CO2 निकालना है जगह से, तो ये इलेक्ट्रॉन यूँ शिफ्ट हो जाएंगे और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और चूँकि इस कार्बन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर देगा, ये बॉन्ड टूट चुका होगा तो यहाँ से जो प्रोटॉन निकलेंगे H+ आयन वो यहाँ आकर जुड़ जाएंगे और यहाँ हो जाएगा CH3। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये H जब यहाँ जुड़ जाएगा तो CH2 से हो जाएगा CH3, ये पाई बॉन्ड टूट गया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से क्या निकल गया, ये CO2 निकल गया। तो ये प्रोडक्ट बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप ध्यान दें
डबल बॉन्ड अभी जो था वो बीटा कार्बन पर था और डबल बॉन्ड कार्बन 14 के साथ नहीं था, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो डबल बॉन्ड जो शिफ्ट होकर यहाँ से शिफ्ट होकर के कार्बन 14 वाले कार्बन के साथ ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पर जो डिकार्बोक्सिलेशन है ये होगा विद शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड, ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी कभी भी कोई आपको कोई एग्जांपल दिया जाए जिसमें बीटा पोजीशन पर आपको एल्कीन बॉन्ड दिखाई पड़े तो वहाँ डिकार्बोक्सिलेशन डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग साथ दिखाइए। जैसे देखिए क्वेश्चन आपकी बुक्स में दिया हुआ है, कई किताबों में दिया हुआ है, थोड़ा इसको समझिए हम लोग। यहाँ पर जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ये COH और यहाँ लगा हुआ है CH3, ठीक। जब रिएक्शन होगी, डिकार्बोक्सिलेशन जब होगा हीटिंग से, तो यहाँ से तो CO2 निकल जाएगा, ठीक। और अभी बताइए मैंने क्या बताया था, डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर कहाँ पर आया था, अल्फा पोजीशन पर आ जाता है। तो यहाँ अल्फा पोजीशन कौन सी होगी, जिस पर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होगा। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इनके बीच में शिफ्ट हो जाएगा और ये H यहाँ से होकर के फाइनली यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बना जाएगा इसका, और यहाँ से निकल जाएगी CO2, ठीक है। तो डबल बॉन्ड देखिए, अभी डबल बॉन्ड इस मेथिल की सेकंड पोजीशन पे था, लेकिन आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन ये डबल बॉन्ड मेथिल की सेकंड पोजीशन शिफ्ट होकर के सेकंड थर्ड पोजीशन पे चला गया। तो ध्यान रखिए इस तरह केसेस में डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग जो है हो जाती है ड्यूरिंग डिकार्बोक्सिलेशन। वो क्यों होती है मैंने आपको ऊपर अभी समझाया। अभी एक बात और है, कुछ रिएक्शंस और हैं जो एग्जाम्पल है डिकार्बोक्सिलेशन का, उनको ऐसे आप पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन आगे समय मिलेगा तो मैं इनको और फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस भी डिकार्बोक्सिलेशन का एग्जाम्पल है। और अभी आपने शुरुआत में जब इंट्रोडक्शन था तो आपने पढ़ा था कि डिकार्बोक्सिलेशन में हमेशा लोअर प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब कार्बन कंटेंट कम हो जाता है। लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं है। कुछ रिएक्शंस हैं जहाँ पर आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट में कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो बनने वाले एल्केन में लिए गए एसिड से कार्बन एटम की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। उसको आप वहाँ से अपने पास जहाँ पर आप उसको रिवाइज करिए, नहीं तो हमको समय मिलेगा तो आपको हम एक बार उसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके अलावा हुंसरिकर रिएक्शन भी डिकार्बोक्सिलेशन का एग्जाम्पल है। उसके अलावा आपने जो एक रिएक्शन पढ़ी है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये भी एग्जाम्पल है डिकार्बोक्सिलेशन का। तो कई सारे रिएक्शन एग्जाम्पल है डिकार्बोक्सिलेशन का, लेकिन हम लोगों ने यहाँ जो अभी आर्टिकल एक्सप्लेन की है वो केवल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स में डिकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है उसके बारे में आपसे मैंने बात की है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो आपको अब आगे हम लोग दूसरी नेम रिएक्शन पर आएंगे जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी, और वो है HVZ रिएक्शन, ठीक है।